नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल जगत और आर्थिक जगत के बड़े समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के आम चुनाव में उनकी जीत के लिए दी बधाई। कहा, भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए तत्पर। पंजाब में पराली जलाने पर काबू नहीं। गुरुवार को सामने आए पराली जलाने के 2666 मामले। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की आबो हवा और हुई खराब। स्कूलों में छुट्टी की मांग। गुजरात चुनाव की घोषणा के साथ सक्रिय हुए राजनीतिक दल। अमित शाह ने राज्य बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। 13 जिलों की 47 सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों पर फैसला आज। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में हिंसा का दौर। गोलीकांड में घायल इमरान खान ने मार्च को जारी रखने का किया ऐलान। हमले के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बताया गुनहगार। शेल कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा। पंजीकरण के बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वाली 40,000 कंपनियों का पंजीकरण किया रद्द। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के आम चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई दी और कहा कि वो भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव में जीत पर बधाई देते हुए कहा कि मैं भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। बता दें कि नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। नेतन्याहू नीत दक्षिणपंथी गुट ने 120 सदस्यीय संसद में 64 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र की मुद्रा योजना के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की ओर से 75,000 लोगों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रसारित एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्योगों को भी मदद मुहैया करवा रही है। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के लगभग 225 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर या तो काम चल रहा है या काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया। गुजरात की कुल 182 सदस्य विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी ने 99 सीट जीती, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। Scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है।
फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है। गुजरात के गांधीनगर में राज्य बीजेपी संसदीय बोर्ड की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के बारे में फैसला लेने के लिए बुलाई गई है। बैठक के पहले दिन 13 जिलों की 47 सीटों के उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बारे में फैसला आज लिया जाएगा। उनका नाम अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने भी रखा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में लगातार जुट गई हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने कमर कस ली है और एक के बाद एक करके रैली का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोलन के अर्की में आयोजित एक रैली में शामिल हुए। इंसान, सच्चा इंसान वही होता है जो कहे और करे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। इस बीच 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को संपन्न हो गए। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। जिन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुए उनमें बिहार के गोपालगंज जिले सीट पर 48.35%, मोकामा में 52.47%, हरियाणा के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में 75.25%, जबकि महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में 31.74% मतदान हुआ। ओडिशा के धामनगर विधानसभा सीट पर 66.63% मतदान हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर 55.68% मतदान हुआ। वहीं तेलंगाना के मुनगोडे विधानसभा सीट पर 77.55% मतदान हुआ। जिन क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ उनमें बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2, शिवसेना और आरजेडी के पास 1-1 सीटें थीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों से खास चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने संसदीय समितियों की अहम भूमिका के विषय में कहा कि समितियों में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करने और दीर्घकालिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर ओम बिरला ने कहा कि इस क्षेत्र में एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों को ये भी आश्वासन दिया कि उनके लिए उच्च गुणवत्ता के साथ शोध सहायता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 30 विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दिल्ली के द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल, उत्तम नगर थाना और मोहन गार्डन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। खबरों के अनुसार जिले की सभी इकाइयों और थाना पुलिस को अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों पर निगाह रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। गिरफ्तार सभी 30 विदेशी नागरिक बिना वैध वीजा के दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने उन्हें FRRO के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 1 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सुबह 10 बजे के करीब परेड ग्राउंड में CII एग्रोटेक इंडिया के 15वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
दोपहर 12 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एलुमनाई मीट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद वो महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान जीरकपुर का भ्रमण भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। हवा गुणवत्ता गंभीर स्थिति में बनी हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी विद्यालयों में 8वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए अगले मंगलवार तक ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में डीजल चलित हल्के वाहनों को चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिला स्कूल निरीक्षक ने आदेश जारी कर स्कूलों से कहा है कि वो अगर संभव हो तो 9वीं से 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराएं। आदेश में बाहरी गतिविधियों जैसे खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वालों ट्रकों को छूट दी गई है। वायु गुणवत्ता निकाय ने एनसीआर में उन सभी उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं जो स्वच्छ ईंधन से संचालित नहीं हो रहे। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में कठिनाइयां महसूस करने वाले लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। राजधानी और आसपास वायु गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स ने प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। दिल्ली में आबो हवा खराब होने की सबसे बड़ी वजह पराली का जलना है। गुरुवार को पंजाब संगरूर जिले में खेत में आग के 2666 मामले सामने आए, जिसमें सबसे अधिक पराली जलाने के मामले देखे गए। लुधियाना स्थित पंजाब सुदूर संवेदी केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक खेतों में आग के मामलों की ताज़ा संख्या के साथ 15 सितंबर से 3 नवंबर के दौरान आग के कुल मामले बढ़कर 24,146 हो गए हैं। गुरुवार को खेतों में आग लगाने के सामने आए कुल 2,666 मामलों में से संगरूर में सबसे ज़्यादा 452 मामले सामने आए। इसके बाद भटिंडा में 336, फिरोजपुर में 269, बरनाला में 254, मानसा में 205, मोगा में 180 और पटियाला में 168 मामले सामने आए। इस बीच हम आपको बता दें कि हरियाणा में भी कई स्थानों पर गुरुवार शाम को AQI खराब और बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों के साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। बने रहिए हमारे साथ। The 20th CPC National Congress, which takes place once every 5 years, defines the political institutional character of the Chinese Communist Party. The 20th Party Congress is a decisive break. To what extent will Xi Jinping be able to exercise complete domination remains to be seen. What we saw at 20th Party Congress was more about continuity than change. For the first time since 1997, there is no woman even in Politburo. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अब नजर टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मिजोरम यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वो आज सुबह 10:15 पर मिजोरम विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। सिक्किम सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी और केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो राजसमंद जिले के नाथद्वार में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर बाद वो चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 और 8 नवंबर को मॉस्को यात्रा पर रहेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के निमंत्रण पर विदेश मंत्री की रूस यात्रा हो रही है।
इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बनी स्थिति और किसी परमाणु खतरे के संबंध में भी बातचीत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में 6 नवंबर को आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता को आकर्षित करने के लिए पार्टी इसमें कई लुभावनी घोषणाएं कर सकती है। आम आदमी पार्टी राज्य के लोगों की राय के आधार पर आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम की घोषणा करेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में होगी, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उसने 2000 के लाल किला हमले के मामले में मौत की सजा देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राज्य में हिंदी थोपने के खिलाफ राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तावित पारित करने के पीछे जनता को कारण बताने के लिए राज्यव्यापी बैठकों का आरंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 10 बजे गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 आयोजित करेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन संयुक्त रूप से कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पीएम शहबाज शरीफ पर आरोप लगाते हुए उन्हें इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कल फायरिंग हुई, जिसमें उनके पैर में गोली के कुछ छर्रे घुस गए। इमरान के करीबी सहयोगी असद उमर ने एक वीडियो बयान जारी कर यह आरोप लगाया। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार जांच में हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। बता दें कि घटना पंजाब के वजीराबाद कस्बे के अल्लाह हवाला चौक के पास हुई। हमले के समय वो जिस कंटेनर में सवार थे, पंजाब पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इस घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जियो टीवी के अनुसार हमलावर की पहचान नावेद के रूप में की गई है। हमले के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इजरायल का चुनाव जीतने के कुछ ही समय बाद गाजा पट्टी की ओर से इजरायल के शहरों पर 4 रॉकेट दागे गए। इनमें से एक रॉकेट को आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक लिया गया। इजरायल की सेना के मुताबिक पहला रॉकेट रात 9 बजे दागा गया, जिसके 1 घंटे बाद रात करीब 10 बजे दक्षिणी इजरायल में गाजा से 3 और रॉकेट दागे गए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वो गाजा पट्टी में ही गिर गए। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने ज़ापोरिजिया स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा हमला किया है। हमले की वजह से प्लांट यूक्रेनी ग्रिड से कट गया है। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूरोप के सबसे बड़े इस पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन तो पहले ही बंद किया जा चुका है, लेकिन यहाँ मौजूद परमाणु ईंधन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन बार बार इस प्लांट को अपने ग्रिड से काटने के लिए हमला कर रहा है ताकि परमाणु हादसा हो और इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। गुरुवार को भी यूक्रेन ने इसी मकसद से हमला किया, जिससे प्लांट फिर ग्रिड से हट गया। जाहिर है इससे पहले परमाणु हादसे की आशंका बढ़ गई है। ब्रिटेन में खराब मौसम के कारण एक विमान को बेहद खतरनाक स्थिति में लैंड कराया गया। विमान को लैंड कराने के लिए पायलट को संघर्ष करना पड़ा। पायलट ने किसी तरह सूझबूझ का परिचय देते हुए प्लेन को तिरछा कर ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया। जब प्लेन ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी बारिश और तेज हवाओं के कारण वो डगमगाने लगा। इसके चलते लैंडिंग में पायलटों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। रनवे पर पहुंचने पर भी विमान स्थित
नहीं हो पा रहा था, लेकिन पायलटों ने अपनी तकनीक से कुछ सेकंड के बाद प्लेन को लैंड करवा लिया। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने न्यू जर्सी के यहूदी मंदिर पर हमले की आशंका जताई है। इसे लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। FBI ने ट्वीट कर कहा कि न्यू जर्सी में सिनेगॉग प्रार्थना स्थलों को खतरे की विश्वसनीय जानकारी मिली है। एजेंसी ने यहूदी समुदाय के लोगों से कहा है कि वो अपनी और प्रार्थना स्थलों के लिए सारी सुरक्षा एहतियात बरतें, सावधान रहें और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने बताया कि भारत में उसके प्रमुख अजीत मोहन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो फरवरी से मेटा की प्रतिद्वंदी स्नैप से जुड़ जाएंगे। मेटा और स्नैप दोनों ने इस खबर की पुष्टि की है। वैश्विक व्यवसाय समूह की उपाध्यक्ष निकोला मेंडेलसन ने बयान में कहा कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में भारत में हमारे संचालन को आकार देने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि करोड़ों भारतीय व्यवसायों, भागीदारों और लोगों की सेवा की जा सके। अजीत मोहन जनवरी 2019 में हॉटस्टार से मेटा में शामिल हुए थे, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। स्नैप के मुताबिक मोहन फरवरी में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कंपनी में शामिल होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कोयला खानों की बिक्री की 6ठी नीलामी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 141 कोल ब्लॉक की पेशकश की गई। वित्त मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक विकास बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही निविदा दस्तावेज की बिक्री भी शुरू हो गई। खदानों का विवरण, नीलामी की शर्तें और बिक्री कार्यक्रम की जानकारी MSTC नीलामी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन देखी जा सकती है। I think 11 states in this case of the new policy can directly benefit from today's auction because they are the ones who are going to be hosting these mines and they are the ones who are holding this wealth of the coal, and this auction is going to open up their capacities, and with them on board 11 of them are going to be directly earning all the wealth which is going to come out of this auction. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को लेकर मुंबई में एक बैठक की। रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि इस वर्ष जनवरी से लगातार 3 तिमाहियों में वो खुदरा मुद्रास्फीति को 6% की संतोषजनक सीमा से अधिक क्यों रही। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। RBI लगातार 9 महीने तक मुद्रास्फीति को निर्धारित दायरे में नहीं रख पाने पर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। RBI अधिनियम के तहत मुद्रास्फीति को सरकार की तरफ से तय सीमा के भीतर रखी पाने में नाकाम रहने पर केंद्रीय बैंक को इसके बारे में सरकार को रिपोर्ट देनी होती है। पंजीकरण कराने के 6 महीने बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वाली 40,000 कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इनमें 7,500 दिल्ली, हरियाणा में पंजीकृत थीं। इसके अलावा 8 लाख कंपनियों ने कारोबार बंद कर दिया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल में इनकी जांच की थी। आशंका है कि ये सभी मुखौटा कंपनियां थीं और निष्क्रिय कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थीं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब उन कंपनियों की पहचान की गई थी जिन्होंने पंजीकरण के 2 साल बाद भी कारोबार शुरू नहीं किया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन सभी कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पंजीकरण कराने के 6 महीने के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया। और अब बात खेल जगत की बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। विश्व कप में आज ग्रुप ए का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम के 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5 पॉइंट हैं। ऐसे में वो इस आखिरी मैच को जीतकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी।
विश्व कप में आज दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच एडिलेड में ही खेला जाएगा। अंतिम 4 की राह में खड़ी ऑस्ट्रेलिया को आज के मुकाबले में हर हाल में एक बड़ी जीत चाहिए होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों ही टीमों के 5-5 अंक हैं। हालांकि रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया बाकी दोनों टीमों की तुलना में पिछड़ी हुई है। ऐसे में मेजबान टीम को हर हाल में एक बड़ी जीत चाहिए होगी ताकि 2 अंक के साथ वो रन रेट में भी सुधार कर सके। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी 4 नवंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 4 नवंबर साल 1845 में वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वासुदेव फड़के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। वे साल 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले बलवंत फड़के मुख्य क्रांतिकारियों में से एक थे। साल 1879 में फड़के अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अदन जेल भेज दिया गया। 4 नवंबर साल 1854 में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में पर्वतारोहण को क्रीड़ा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस संस्थान को दार्जिलिंग क्षेत्र में लगभग 6,900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने साल 1953 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्हें एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। 4 नवंबर साल 1970 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक में प्रसिद्धि प्राप्त शंभू महाराज का निधन हुआ। इनका वास्तविक नाम शंभुनाथ मिश्र था। शंभू महाराज का लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तकों में विशिष्ट स्थान रहा है। नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। साल 1956 में शंभू महाराज को संगीत कला में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया।